एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक सिविल विजन में, जहां हम बात करते हैं लगातार जीएस के प्रश्नों की। और जीएस के प्रश्नों में एक एक सेगमेंट को पकड़ के हम देखते हैं। जैसे भारतीय संविधान हम देख रहे हैं, और भारतीय संविधान में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे होता है, साथ ही साथ इसके संवैधानिक विकास के कौन कौन से दो पार्ट थे जिसके तहत इसका संवैधानिक विकास हुआ, और क्लियर कट इसको समझने वाले हैं। तथा साथ ही साथ विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। पहले हम देखते हैं संवैधानिक विकास को नोट्स के द्वारा, और फिर इसके बाद हम इसके प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ इन प्रश्नों को देख के, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसी तरह के अन्य प्रश्नों को भी आप देखेंगे। जो भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। और जो शुरू के आपके 2 पेज के नोट्स हैं, जिसमें हमने प्रयास किया है कि सारे प्रश्न हो जाएं, और कुछ प्रश्न और भी इससे अगर बनाए जाते हैं तो उन प्रश्नों को लगाने में भी आपको कठिनाई न हो। साथ ही साथ नोट्स पढ़ने के बाद आप रिवीजन कर सकें, अपने को देख सकें कि हम कहाँ पे हैं, या हम इनको इस नोट्स को पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को हल करने में, जो PYQ हैं, इनको हल करने में हमको कितनी आसानी हो रही है। तो हम आते हैं टॉपिक पे और नोट्स अपना देखना प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद हम प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न जो हैं हमसे पूछे गए हैं। तो हम देखेंगे आज क्या टॉपिक रहेगा मेरा, भारत का संवैधानिक विकास। और इस संवैधानिक विकास के तहत हम देखते हैं कि 2 स्टेप में इसका संवैधानिक विकास हम देखते हैं। एक स्टेप जो पहला हम देखते हैं वो देखते हैं 1773 से 1853 के बीच। ये इसमें क्या हुआ, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु ये ब्रिटिश अधिनियम आए थे। और दूसरा हम क्या देखते हैं, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम जो आए थे वो 1858 से 1947 तक। मित्रों, आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो फिर आप संवैधानिक विकास को अच्छी तरह समझ जाएंगे, और संवैधानिक विकास से आए हुए प्रश्नों को लगाने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। कि ये 2 स्टेप कौन कौन से थे, मैं पुनः इन स्टेप की चर्चा करता हूँ। एक 1773 से 1853 और दूसरा 1858 से 1947। इनको एकदम अपने ध्यान में रखिएगा। फिर हम प्रश्नों के हिसाब से ही, जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए उसी हिसाब से हम इनको देखते जाते हैं। अब हम देखते हैं कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। तो ये आज का जो टॉपिक हमारा होगा, जो पहला टॉपिक है वो कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम है, और इससे संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, और ये दूसरा पार्ट होगा इस वीडियो का, और इससे संबंधित प्रश्न वहाँ होंगे जिनके नोट्स भी आप पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्रश्नों को आप हल करेंगे। हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। और यह स्थापना हुई थी 1774 में। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। कई बार मुख्य न्यायाधीश भी परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश इसके कौन थे, एलिजा एम्पे थे। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो कूट का प्रश्न है, मिलान का प्रश्न है। और मिलान का प्रश्न क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिया है, ठीक। फिर नियंत्रण परिषद की स्थापना दिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना सर्वोच्च न्यायालय 1973, ये कलकत्ता में। और इसके बाद से फिर नियंत्रण परिषद 1784, चार्टर अधिनियम 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, देखिए क्या था इसमें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। ये चार्टर अधिनियम जो 1813, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा आगे भी आएगी। हम देखेंगे कि कैसे कैसे 1813 के चार्टर में ढेर सारे प्रावधान किए गए थे। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन था वो क्या था, चार्टर अधिनियम 1833। इसमें क्या किया गया, चार्टर अधिनियम 1833 में, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। जैसे ये जो आपने अभी ये नोट्स देखा अपना, ये प्रश्न के हिसाब से देखा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं मिलान करने के लिए, और क्या मिलाया जाता है। अब आप दूसरा प्रश्न अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, है ना। तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो पड़ी थी, इसके पीछे
कौन कौन से कारण हो सकते हैं, थोड़ा सा स्पेशल प्रश्न है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेजी शिक्षा के नींव, जैसे इसमें अंग्रेजी शिक्षा की नींव में रोल चार्टर एक्ट 1813 का भी था, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 का भी इसमें रोल था, प्राच्य एवं आंग्ल विद्वान जो थे उनका भी इसमें रोल था, तीनों लोगों का रोल था। थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो क्या नाम है कि आपका अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, इसको हम जब देखते हैं तो इस तरह से देखते हैं कि ओरिएंटल शिक्षा की जो प्रचलित प्रणाली थी उसको क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। और 1813 के चार्टर एक्ट में, आगे हम नोट्स में भी देखेंगे, पहले ही इसने प्रावधान किया, यहाँ पे इसका डिटेल भी हम देख सकते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, जो पहला प्रावधान हुआ था वो ये हुआ था कि भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया। एक विकल्प आपने, जैसा कि एक 1813 आपने देखा है, इसके पूर्व में जब हम देख रहे थे, एक बार पुनः आप देख लीजिए कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, इसके तीनों ऑप्शन आपको लगाने होंगे। 1813 का चार्टर एक्ट भी इसमें जिम्मेदार था, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 भी जिम्मेदार था, और आंग्ल प्राच्य जो विद्वान विवाद था ये भी इसमें जिम्मेदार था। देखिए कैसे है ये 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें क्या किया गया, इसमें पहली बार जो है भारत की शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, और 1823 का जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया 1823 में। और इसकी जिम्मेदारी क्या थी कि 1 लाख जो अनुदान की व्यवस्था की गई उसकी व्यवस्था ये करेगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो आंग्ल प्राच्य विवाद आप देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि एक समिति थी, इसमें 10 यूरोपियन सदस्य थे। कितने थे? 10 यूरोपियन सदस्य थे। उसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों के समर्थक थे। अब इनके नेताओं को देख लेते हैं। जो आंग्ल मतलब लीडरशिप निभा रहे थे वो कौन थे? तो वो ट्रेवेलियन थे। और प्राच्य विवाद के प्राच्य के जो समर्थक थे, जो प्राच्य का समर्थन कर रहे थे, वो कौन थे? एचडी प्रिंसप थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइप 1828 से 1835 इनका लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल था। 7 मार्च 1853 को अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। अब देखते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम का एक और महत्वपूर्ण प्रावधान देखते हैं क्या है। तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत क्या किया गया, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत एक और इम्पॉर्टेंट काम किया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल मतलब उसमें किसका किसका छोड़ दिया गया, तो चाय और चीन का छोड़ दिया गया। ठीक है, चाय और चीन के साथ ये कर सकते थे व्यापार, बाकी चीज़ें इनसे क्या कर ली गई, ले ली गई, व्यापारिक अधिकार इनका समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब इसका एक स्टेप और आगे बढ़ता है। तो जो 1833 का चार्टर अधिनियम है, इसमें क्या होता है, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त हो गए। अब इनको कोई व्यापारिक कार्य नहीं करना था, बल्कि उसकी जगह क्या करना था, केवल राजनीतिक कार्य ही अब इनको यहाँ पे करना था। अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती आ रही थी, इसका सारा सिस्टम 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया गया। एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट हम इसमें देखते हैं, 1833 में ही देखते हैं। क्या था 1833 में? अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिससे अपने देश के क्या कहते हैं, प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो है आसान हुआ। ये इसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, यानी कि धर्म, जन्म स्थान, ठीक, वंशक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। यही प्रावधान इसमें किया गया था। इसीलिए ये 1800 अगर ये पूछता है कि अपने देश के प्रशासन में अपने देश के लोगों को कुछ हिस्सा लेना किस प्रावधान से संभव हुआ, तो आपका उत्तर वहाँ पे हो जाएगा 1853। मित्रों, ये जो हम लोग अभी देख रहे थे, ये कंपनी के अधीन जो शासन हम लोग देख रहे थे, उसका ये पार्ट था। 1773 से 1853 तक जो आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु जो ब्रिटिश अधिनियम आए थे, ठीक है, उसके तहत ये हमने देखा। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना, हम पहले बताया कि 1773 से और कहाँ तक है ये, 1853 तक। ये 1853 ये आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, इसके तहत ये कुछ प्रावधान थे
जिनसे संबंधित अब हम प्रश्नों को देखेंगे। जैसे आप देखिए, और एक एक मिनट में इन प्रश्नों को लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, अभ्यास कर लेंगे, और यह अभ्यास आपके लिए पीवाईक्यू को याद करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? बस 1 सेकेंड आपको लगेगा, आप बता देंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे और प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे बड़े बारीकी से और तेज़ी से हल करेंगे, और बिना समय खराब किए हमारा प्रश्न हम लगा लेंगे। अगला हमारे सामने क्या है? सेम प्रश्न है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। आप देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यानी कि ये दोनों सही हैं या फिर एक सही है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, दिया हुआ है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही प्रश्न है, नो प्रॉब्लम। दूसरा कह लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? नहीं, लेमेस्टर मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। हम पहले ही अपने नोट्स में पढ़ चुके हैं कि इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा इम्पे थे। तो यहाँ लेमेस्टर को इन्होंने गलत किया है, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए एलिजा इम्पे, तब ये दोनों हो जाता। जैसे प्रश्न को पूछने का जो इनका तरीका है वो क्या है, वो इस तरह से है, लेकिन निकट भविष्य में जो भी एग्जाम्स हो सकते हैं, ये दूसरे विकल्प में जहां इन्होंने लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे लिख रखा है, यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि एलिजा इम्पे इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और आज तो उत्तर केवल 1 है, लेकिन उस दिन जिस दिन लेमेस्टर के जगह पे, ये आपको ध्यान देना है। कुल मिला के पीवाईक्यू को कैसे याद करते हैं ये आपको समझना है, और हमारा ये प्रयास ही है कि आप पीवाईक्यू को बेहतर ढंग से समझें और आपको जल्दी याद हो जाए, ताकि अन्य चीज़ें भी आप अन्य जगहों से संविधान से गेन कर सकें। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। अगर कोई भी लिखता है तो एक विकल्प कट जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर इसमें हम अगर देखते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1, क्योंकि लेमेस्टर इसके मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वही मिलान का प्रश्न है और आपको मिलाना है ABCD में, जिसको मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि कैसे इसको आप मिलाएंगे। तो हम पहले ही देखते हैं, और देखने के दौरान ही जैसे अब नियंत्रण परिषद की स्थापना पूछा है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पूछा है, तो आप यहाँ ही फट से लगा सकते हैं। ठीक है, जो पहला विकल्प है नियंत्रण परिषद की स्थापना, वो कहाँ मिल रहा है? आप इसमें देखिए 1 2 3 4 में, तो आप देखेंगे ये मिलेगा आपको कहाँ पे? सेकंड पे आपको ये मिलेगा, यानी कि ये क्या है? 1784 है ये। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1784, ऐसे लिख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, 84 है ये, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आप देख सकते हैं, तो यहीं पे लिख सकते हैं आप 1773। ठीक है, उसके बाद से आप इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये आप देख ही रहे हैं, चार्टर अधिनियम बिल्कुल इसके सामने ही है, ये सही ही है। ठीक है, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये कौन सा है? तो ये भी आप जानते हैं कि चार्टर अधिनियम 1833 ही है, ये कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति हुई थी। अब इसमें से जो भी विकल्प आपको मैच करेगा वो विकल्प आपका क्या हो जाएगा? वो विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैच कर रहा है वो हम देख रहे हैं B विकल्प यहाँ पे मैच कर रहा है, यानी कि 2 1 3 4, यानी ये इसका आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, और अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? इसकी डिटेल में हमने चर्चा अपने जो शुरू का नोट्स था, जिसमें ये प्रयास था कि आप ये सारे प्रश्न 1 लाइन में ही याद कर लो, उसमें मैंने बताया है। तो इसमें ये आप देखेंगे तीनों ही हो जाएगा। 1813 का चार्टर एक्ट का भी रोल था, जिसमें पैसे का प्रावधान किया गया था, और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 जो था, ये इसकी जिम्मेदारी बनाई गई थी कि कहीं से 1 लाख रुपए की व्यवस्था आप, अनुदान जो है उसकी व्यवस्था आप करेंगे। और आंग्ल प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद भी था, दोनों के समर्थक प्राच्यविद भी और आंग्लविद भी आपस में अपने अपनी भाषा के लिए प्रयास कर रहे थे। अंततः जो है वो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी और स्नातक के बाद उसको अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ, हाँ देखिए ये प्रश्न भी पढ़े हैं, सामान्य सा है, कह रहा है कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। ऐसे ही पूछता RO मेंस का ये प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो आप अभी पढ़ के आए हैं कि
विकल्प ए सही है। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया? चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? सेम सवाल है और इसका उत्तर 1 सेकंड में आप लगाएंगे, क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर फिर विकल्प सी हो जाएगा, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने पहले ही बताया कि चार्टर एक्ट 1813 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से इसके सारे प्रावधान जरूर देखिए और जो जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं उनको तो निश्चित रूप से याद ही कर लीजिए। अब यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ कथन दे दिया 2 ठो और कह रहा है कि कौन कौन से इसमें सही है। 3 कथन इसने दे रखे हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे तो पहला कथन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, बिल्कुल सही है, हम कई बार पढ़ रहे हैं 1813 के इस एक्ट को। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। क्या किया? तो ये भी विकल्प आपका सही है, विकल्प 2 भी सही है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ये ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया था, इसलिए विकल्प 3 नहीं होगा। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा आपका? विकल्प 1 और 2 यानी ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? जिसकी चर्चा विस्तार से हमने नोट्स में ही की है। तो वो कौन सा अधिनियम था जिसने बनाया? तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम था, चार्टर एक्ट था, जिसके तहत अपने देश के कुछ नागरिकों को प्रशासन में हिस्सा लेना आसान हुआ। ये मित्रों प्रश्न थे और ये प्रश्न आपके थे जो भारत का संवैधानिक विकास है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम से संबंधित। और अगला जो वीडियो होगा वो उसमें आपको हम बताएंगे कि ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम जो 1858 से 1947 तक था उसके तहत क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा ये प्रयास सिर्फ ये है कि अगर PYQ आप पढ़ते हैं जो भी 20 मिनट आप इस वीडियो को देखते हैं तो एक आपको सिस्टमेटिक नोट्स भी मिल जाए जहां से पढ़ के और दूसरा आप इन प्रश्नों को लगा करके और समझ सकें कि PYQ में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं या आगे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।